मेरी बेटी ने भरी महफिल में कहा, आपका ना होना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। मैं चुपचाप घर छोड़ाकर चली गई, लेकिन जाते वक्त उसकी मेज पर मैंने एक ऐसी चिट्ठी छोड़ दी जिसने उसका सारा गुरूर आंसुओं में बहा दिया। क्या दौलत और शोहरत की चमक इतनी तेज होती है कि वह इंसान को जन्म देने वाले माता पिता का चेहरा भी धुंधला कर दे? एक माँ जो अपने बच्चे के लिए अपनी जवानी, अपनी खुशियाँ, अपनी हर एक सांस कुर्बान कर देती है, बुढ़ापे में उसी माँ को एक बोझ क्यों मान लिया जाता है? आज की यह कहानी एक ऐसी ही माँ के आंसुओं से लिखी गई है जिसने अपना सब कुछ अपनी बेटी पर लुटा दिया, लेकिन बदले में उसे ऐसा दर्द मिला जो किसी भी इंसान की रूह को कंपा दे। सुमित्रा देवी एक बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की महिला थीं। जब उनकी उम्र महज 25 साल थी, तभी एक सड़क दुर्घटना में उनके पति का साया उनके सिर से उठ गया था। गोद में 3 साल की बेटी कविता थी और सामने पहाड़ जैसी लंबी जिंदगी। रिश्तेदारों ने मुंह मोद ढह लिया था और घर में 2 वक्त की रोटी का भी कोई ठोस इंतजाम नहीं था, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मानती। सुमित्रा देवी ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए लोगों के घरों में बर्तन मांजने से लेकर कपड़े सिलने तक हर वो काम किया जिससे 2 पैसे घर आ सकें। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपने लिए एक नई साड़ी नहीं खरीदी। उनकी चप्पलें घिसकर टूट जाती थीं तो वे उन्हें तार से बांधकर पहन लेती थीं, लेकिन अपनी बेटी कविता की किसी भी फरमाइश को उन्होंने कभी अधूरा नहीं छोड़ा। कविता बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी। वह अक्सर अपनी माँ से कहती थी, माँ, मैं एक दिन बहुत बद्धी अफसर बनूंगी। हम इस टूटे हुए घर से निकलकर एक शीशे वाले बड्ढे महल में रहेंगे, जहां नौकर चाकर हमारी सेवा करेंगे। सुमित्रा देवी अपनी रूखी हथेलियों से बेटी का माथा चूमती और कहती, जरूर मेरी बच्ची, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि तू आसमान की सबसे ऊंची उड्डान भरे। मेरा क्या है, मेरी तो दुनिया ही तू है। वक्त पंख लगाकर उड्डयच गया। सुमित्रा देवी की दिन रात की हाथ द तो डच मेहनत रंग लाई और कविता शहर के सबसे बड़े कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके एक बहुत बड़ी वास्तुकार बन गई। उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। पैसे और रुतबे की बारिश होने लगी। कविता ने सच में शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बहुत बड़ा और आलीशान फ्लैट खरीद लिया। सुमित्रा देवी जब अपने उस छोटे से गांव के टूटे हुए घर को छोड़कर बेटी के उस शीशे वाले महल में आईं, तो उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ी थीं। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन के सारे दुख खत्म हो गए हैं, लेकिन सुमित्रा देवी यह नहीं जानती थीं कि ऊंचे महलों में रहने वालों के दिल अक्सर बहुत छोटे हो जाते हैं। कविता अब बहुत बदल चुकी थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसके अमीर दोस्तों, बद्धी गादियों और दिखावे की जिंदगी तक सीमित रह गई थी। सुमित्रा देवी का सीधापन, उनका सूती सादी पहनना, उनका जमीन पर बैठकर खाना खाना अब कविता को अपनी शान के खिलाफ लगने लगा था। वह बात बात पर अपनी माँ को टोकने लगी थी। माता पिता हमारी जिंदगी की वो नींव होते हैं जो खुद जमीन के नीचे अंधेरे में रहकर हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब बच्चे उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपने आप उड़ डेचना सीख गए हैं। अगर आपने भी अपने माता पिता के निस्वार्थ प्रेम और उनके उस खामोश बलिदान को महसूस किया है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी दुनिया में रिश्तों और संस्कारों की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं। इसलिए बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यह छोटा सा कदम किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। कविता की कड़ी चिवाहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सुमित्रा देवी जब भी कविता के किसी दोस्त के सामने आ जाती तो कविता उन्हें तुरंत अंदर कमरे में भेज देती। उसे लगता था कि उसकी अनपढ़ और गंवार मां के कारण समाज में उसकी बेइज्जती हो जाएगी। सुमित्रा देवी पूरा दिन उस बड्ढे से फ्लैट में अकेले एक कोने में बैठी रहती। उन्हें वह बद्दा घर किसी सोने के पिंजरे जैसा लगने लगा था। एक दिन कविता के दफ्तर के कुछ बहुत बड़े विदेशी अधिकारी और शहर के कुछ रईस लोग उसके घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक और रात्रि भोज के लिए आने वाले थे। यह बैठक कविता के भविष्य के लिए बहुत अहम थी। इस सौदे से उसे करोड़ों का मुनाफा होने वाला था।
कविता ने घर को सजाने के लिए महंगे विदेशी फूल मंगवाए थे और खाना बनाने के लिए बाहर से रसोइये बुलाए गए थे। सुमित्रा देवी से यह सब देखकर रहा नहीं गया। उन्हें याद था कि बचपन में जब भी कविता कोई अच्छा काम करती थी तो वह अपनी माँ के हाथ की बनी गाजर की खीर जरूर खाती थी। सुमित्रा देवी ने सोचा कि आज मेरी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, क्यों ना मैं अपने हाथों से उसके लिए उसकी पसंदीदा खीर बनाऊं। कमजोर आंखों और कांपते हाथों के बावजूद सुमित्रा देवी ने रसोई के एक कोने में जाकर बहुत प्यार से खीर बनाई और उसे एक कांच के प्याले में निकाल लिया। रात को जब सारे मेहमान खाने की मेज पर बैठे थे और कविता अपने सौदे की सफलता का जश्न मना रही थी, तभी सुमित्रा देवी धीरे धीरे चलते हुए वह खीर का प्याला लेकर बाहर हॉल में आ गईं। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, कविता बेटा, आज तेरा इतना बड़ा दिन है। मैंने तेरे लिए तेरे बचपन की सबसे पसंदीदा गाजर की खीर बनाई है। थोड़ा सा छक ले मेरी बच्ची। अचानक सुमित्रा देवी के कांपते हाथों से वह प्याला फिसल गया और खीर का कुछ हिस्सा कविता के सबसे खास विदेशी मेहमान के महंगे सूट और उस कीमती कालीन पर गिर गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेहमान झल्लाकर खड़ा हो गया। कविता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में अपनी मां के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने मेहमानों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और किसी तरह स्थिति को संभाला। जब सभी मेहमान वहां से चले गए, तब कविता का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने सुमित्रा देवी का हाथ कसकर पकड़ा और उन्हें झकझोरते हुए चिल्लाई, आप चाहती क्या हैं? क्या आप मुझे बर्बाद करना चाहती हैं? आपको पता है कि वो लोग कौन थे? मेरी सालों की मेहनत, मेरी इज्जत, सब कुछ आपने एक पल में मिट्टी में मिला दी। सुमित्रा देवी रोते हुए कांपने लगीं। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तो बस तेरी खुशी के लिए तेरी पसंदीदा खीर। कविता ने बात काटते हुए चीख कर कहा, मुझे नहीं खानी आपकी कोई खीर। आप समझती क्यों नहीं हैं कि आप मेरी इस दुनिया में फिट नहीं होती? आपके ये गंदे सूती कपड़े, आपके ये गांव वाले तौर तरीके मुझे मेरे ही दोस्तों के सामने शर्मिंदा करते हैं। कल मेरा जन्मदिन है और अगर आप सच में मुझे कोई उपहार देना चाहती हैं तो इस घर से, मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाइए। आपका ना होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। ये शब्द नहीं थे, ये वो खंजर थे जिन्होंने एक पल में एक मां का कलेजा चीर कर रख दिया। जिस बेटी को सुमित्रा देवी ने अपनी रगों का खून पिलाकर पाला था, आज उसी बेटी ने उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक बता दिया था। सुमित्रा देवी बिल्कुल सुन्न रह गईं। उनके आंसू भी सूख गए थे। उन्होंने एक बार अपनी बेटी को जी भरकर देखा और बिना कुछ कहे अपना सिर झुकाकर अपने कमरे में चली गईं। जब बुढ़ापे में इंसान का अपना ही खून पानी बन जाए तो वह पीढ़ा मौत से भी भयानक होती है। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि उनके बच्चे उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन जब वही लाठी वार करने लगे तो इंसान किस पर भरोसा करे। अगर सुमित्रा देवी के इस दर्द ने आपकी भी आंखों में आंसू ला दिए हैं तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भावनाओं और संस्कारों की यह डोर कभी ना टूटे। आपका सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि बड्ढों के सम्मान का एक प्रतीक है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस रात सुमित्रा देवी सोई नहीं। उन्होंने अपनी अलमारी से एक पुराना सा झोला निकाला और उसमें अपने दो जोधी पुराने कपड़े रख लिए। उन्होंने कोई गहना, कोई पैसा या इस नए घर का कोई भी सामान नहीं छुआ। रात के सन्नाटे में जब कविता गहरी नींद में थी, सुमित्रा देवी चुपचाप उस घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ीं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने हॉल की उस बड्डी कांच की मेज पर एक पुरानी सी डायरी और एक अस्पताल की पर्ची रख दी। दरवाजा खुला और सुमित्रा देवी अंधेरी रात में हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकल गईं। अगली सुबह कविता उठी तो उसे घर में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वो सन्नाटा जो अक्सर किसी के हमेशा के लिए चले जाने के बाद छा जाता है। वह हॉल में आई तो उसकी नजर मेज पर रखी उस पुरानी डायरी और अस्पताल की पर्ची पर पड़ी दे रही। कविता ने झिझकते हुए उस डायरी को उठाया। उसके अंदर एक अस्पताल की जांच रिपोर्ट थी। रिपोर्ट देखते ही कविता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस रिपोर्ट में लिखा था कि सुमित्रा देवी को अल्जाइमर यानी भूलने की एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है। उनका दिमाग धीरे धीरे सारी यादें मिटा रहा था और डॉक्टर ने कहा था कि कुछ ही महीनों में वह अपना नाम तक भूल जाएंगी।
कविता के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से डायरी का वह पन्ना खोला जिस पर सुमित्रा देवी ने रात को कुछ लिखा था। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बच्ची कविता, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी इस नई दुनिया में एक बोझ बन गई। तुमने कल कहा था ना कि मेरा ना होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, तो आज मैं तुम्हें तुम्हारा वो तोहफा देकर जा रही हूं। मेरी बच्ची, मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं करती थी। दरअसल डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मेरे पास मेरी यादें अब कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। मेरी याददाश्त बहुत तेजी से जा रही है। बहुत जल्द मैं अपना खुद का नाम, अपना वजूद और अपनी बेटी को भी हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे पास आती थी, तुम्हें काम करते हुए देखती थी, तुम्हारे लिए खाना बनाती थी। मैं बस अपनी बुझती हुई आंखों में और अपने दिमाग के उस मरते हुए हिस्से में तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे साथ बिताए पल आखिरी बार कैद करना चाहती थी, ताकि जब मैं सब कुछ भूल जाऊं, जब मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए, तब भी मेरे दिल के किसी कोने में मेरी बेटी की तस्वीर जिंदा रहे। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी ये कोशिश तुम्हें तकलीफ दे रही थी। तुम खुश रहना मेरी बच्ची। मैं बहुत दूर जा रही हूं, किसी ऐसे आश्रम में जहां मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच ना आए। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी मां। डायरी का वह पन्ना सुमित्रा देवी के आंसुओं से भीगा हुआ था। डायरी पढ़ते ही कविता के सीने में जैसे किसी ने खौलता हुआ सीसा डाल दिया हो। उसे एहसास हुआ कि उसने कितने बड़े अहंकार में अंधी होकर अपनी उस मां को घर से निकाल दिया, जो अपनी आखिरी यादों में सिर्फ अपनी बेटी को संजोना चाहती थी। कविता पागलों की तरह चीखते हुए घर से बाहर भागी। मां, मुझे माफ कर दो मां। वह रोते हुए सड़कों पर पागलों की तरह भाग रही थी। उसने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर के बाहर हर जगह अपनी मां को ढूंढा। 2 दिन की पागलों जैसी तलाश के बाद शहर से मीलों दूर एक छोटे से वृद्धाश्रम के बाहर कविता को एक पेड डी एच के नीचे सुमित्रा देवी बैठी हुई मिली। उनकी आंखें बिल्कुल सूनी थीं। कविता दौड़कर सुमित्रा देवी के पैरों में गिर पद्धी और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं दौलत के नशे में अंधी हो गई थी। मुझे कोई बद्धा घर नहीं चाहिए, कोई रुतबा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी वो पुरानी माँ चाहिए जो मुझे अपने आंचल में छुपा ले। लौट चलो माँ। सुमित्रा देवी ने धीरे से अपनी खाली आंखों से कविता को देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने बहुत ही धीमी और अजनबी सी आवाज में कहा, तुम कौन हो बेटा? तुम क्यों रो रही हो? मेरी भी एक बेटी है, कविता। वो बहुत बड्ढी अफसर है। मुझे उसके पास जाना है। क्या तुम मुझे मेरी कविता के पास ले चलोगी? कविता का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे समझ आ गया था कि उसे बहुत देर हो चुकी है। उसकी मां का शरीर तो उसके सामने था, लेकिन उनका दिमाग अपनी बेटी को हमेशा के लिए भूल चुका था। कविता का सारा गुरूर, उसका सारा पैसा, उसका वो आलीशान महल आज एक मां की भूली हुई यादों के सामने मिट्टी के भाव कौदियों में बदल गया था। वह अपनी मां को सीने से लगाकर दहाड़े मारकर रोती रही, लेकिन अब उन आंसुओं से वो बीता हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आ सकता था। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे जीवन का वो अनमोल खजाना है जो एक बार हाथ से फिसल जाए तो दुनिया की कोई भी दौलत उन्हें वापस नहीं ला सकती। अगर आप आज अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताते हैं तो याद रखिए, कल आपके पास समय तो होगा, लेकिन वो नहीं होंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी भी कोने को छुआ है और आपको लगता है कि कविता को उसके की सजा मिली, तो वर्मा स्टोरीज को तुरंत सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी कभी दौलत के नशे में अपनों को दूर होते देखा है। याद रखें, पैसा सिर्फ सुविधाएं दे सकता है, लेकिन सच्चा सुख सिर्फ अपनों के साथ में है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।